तो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए यहाँ पर आपको इस चैनल पर प्रश्नोत्तर श्रृंखला दी जा रही है, जिसमें पेपर 1 और 2 दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से और पूरी व्याख्या को देखिएगा। और देखिए, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही उसमें मतलब एक ही वीडियो में पूरा पूरा नहीं भर दिया जा रहा है, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ही दिए जा रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो आप फटाफट जो है सारे वीडियोस को देख डालिए, उसका रिवीजन करिए बार बार, ताकि इस बार आपको संस्कृत पर्सनली जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसमें तो आपको पूरा का पूरा स्कोर करना है। ठीक है, आपको 30 क्वेश्चंस में मतलब 30 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होता है, इसमें आपको 25 तो गेन करना ही करना है। ठीक है, इस बार कहीं भी कोई गलती मत करिएगा। जो भी नहीं मतलब क्वालिफाई हो पाए हैं, वो इस बार ध्यान से और भी वीडियोस पुराने पड़े हैं वो भी देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो चाहे गद्यांश हो, चाहे प्रश्नोत्तर हो, शिक्षण के क्वेश्चंस हो, ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा या अधिग्रहण समय किम प्रथमम आगच्छति। भाषा अधिग्रहण के समय में सबसे पहले क्या आता है? तो अधिग्रहण मतलब क्या होता है? अधिग्रहण मतलब अर्जन करना। ठीक, जो बच्चा अपने पास पड़ोस घर में अपने मम्मी पापा से सीखता है, ये सब चीज़ें अधिग्रहण के अंतर्गत आती हैं। अधिग्रहण और अर्जन एक ही चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले अर्थ आता है, उभयम रूपम अर्थश्च, रूप और अर्थ दोनों आता है। वर्णमाला या अक्षराणी, वर्णमाला का अक्षर आता है, या फिर डी नंबर रूपम, रूप आता है। तो अधिग्रहण अर्जन क्या होती है? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रकृति द्वारा दी गई प्रक्रिया है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने आस पड़ोस पड़ोस के लोगों से सुन सुन कर, देख कर उनको सीखता है। ठीक है, और ये एक स्वाभाविक रूप है, ताकि इससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो देखिए, चौमस्की के अनुसार, चौमस्की जी क्या कहते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। ठीक, ये तो आपको रट गया होगा। नॉम चौमस्की क्या कहते हैं कि बालकों में जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन की। बच्चा क्या होता है? भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। तो इसमें जो राइट आपका आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक, अर्थ, भाषा अधिग्रहण समय में सबसे पहले आपका क्या आएगा? अर्थ आएगा। भाषा अधिग्रहण के प्रथम सोपान में सर्वप्रथम अर्थ का आना सुनिश्चित होता है। ठीक है, वो बच्चा क्या करता है? भाषा की संरचना के बारे में नहीं जानता है कि कैसे संरचना की जाती है, लेकिन फिर भी अर्थ को समझ लेता है। ठीक, व्याकरण का प्रयोग नहीं जानता है, लेकिन चीजों को क्या करता है? वो उसका अनुमान लगाकर वो सीखता है धीरे धीरे। तो ये आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित काव्येषु कतमम न समीचीनम। अधोलिखित में कौन सा समीचीन नहीं है? इतर विषयाणाम अधिगम काले भाषा अधिगम भवति, भाषा अधिगमः भवति। फिर बी नंबर, विषयाणाम अधिगमः भाषा द्वारा भवति, भाषा अधिगमार्थम व्याकरण अधिगमस्य आवश्यकता अस्ति, सर्वे भाषा अधिगमाः विषयाधिगमाः भवन्ति भवन्ति। देखिए, इसमें सबसे पहला क्या है? इतर विषयाणाम, इतर विषयों के अधिगम काल में भाषा अधिगम होता है, मतलब अन्य विषयों के अधिगम काल में भाषा अधिगम होता है। या फिर सेकंड नंबर की भाषा विषयाणाम अधिगमः भाषा द्वारा भवति, विषयों का अधिगम भाषा द्वारा होता है। जो आप विषय पढ़ते हैं उसको कैसे आप सीखते हैं? भाषा के द्वारा सीखते हैं। फिर भाषा अधिगमार्थम
व्याकरण अधिगमस्य आवश्यकता अस्ति। भाषा अधिगम के लिए व्याकरण अधिगम की आवश्यकता होती है। या फिर डी नंबर, सर्वे भाषा अधिगमाः विषयाधिगमाः भवन्ति। सभी भाषाओं का ज्ञान विषयगत ज्ञान से पूरा हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि समीचीन नहीं है। वाक्य में कौन सा समीचीन नहीं है? तो देखिए इतर विषयों का जो अधिगम होता है, अधिगम काल में भाषा अधिगम होता है, सही बात है। अनेक जो विषय होते हैं उसमें अधिगम अधिगम उसके अधिगम काल में ही भाषा का अधिगम होता है। विषयों को पढ़कर ही तो आप अधिगम मतलब भाषा अधिगम करते हो, तो या तो आपका राइट होगा या। और सेकेंड नंबर, विषयों का अधिगम भाषा द्वारा होता है, सही बात है। विषयों का अधिगम जो है भाषा के द्वारा, भाषा जानते हो तभी तो आप विषय समझ पाते हो। और तीसरा नंबर है कि भाषा अधिगम के लिए व्याकरण अधिगम की आवश्यकता बिल्कुल होती है। ठीक है, तो आपका ये डी नंबर है, सर्वे भाषा अधिगमाः विषय अधिगमाः भवन्ति। सभी भाषाओं का ज्ञान विषयगत ज्ञान से पूरा होता है। ऐसा नहीं है सभी भाषाओं का ज्ञान विषय ज्ञान, एक ही विषय को पढ़ोगे और सभी भाषा जान लोगे, ऐसा नहीं हो पाता। तो ये क्या है आपका उचित नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, भाषा का ज्ञान होना और उस भाषा को संग्रहित करना, संग्रहित विषय का ज्ञान होना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक, भाषा का ज्ञान का होने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक, अभ्यास के द्वारा आप सीखते हो। तो ये आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग है, बाकी सही है तो ये आपका नहीं होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, श्यामः कक्षायाः छात्रान् युगलेषु विभजति, प्रत्येकं युगलाय बोधपट्टद्वयं वितरति, अनन्तरं सः तान् अध्ययनपूर्वकं पठित्वा तत् लेखितुं निर्दिशति, एवं सः किं कर्तुं प्रयतते। ऐसा इसमें कहा जा रहा है आपका कि श्यामः, श्याम जो है वो कक्षायाः छात्रान् युगलेषु विभजति, कक्षा में छात्रों को मतलब युगल मतलब कुछ कुछ लोगों में डिवाइड कर देता है, विभाजित करते हैं। ठीक, श्याम जो है कक्षा के छात्रों को दो दो छात्रों के समूह में विभाजित कर देता है। प्रत्येकम युगलाय बोधपट्ट द्वयम वितरति, प्रत्येक समूह को 2 बोधपट्ट देता है। अनंतरम सहतान ध्यान पूर्वकम पठित्वा तत् लेखितुं निर्दिशति, उसके बाद वह उसे ध्यान पूर्वक पढ़कर लिखने के लिए निर्देशित करता है। एवं शः किम कर्तुं प्रयतते, ऐसा कह रहे हैं कि इससे यह, एवं सह इससे यह, वह, सह मतलब वह, किम कर्तुं प्रयतते क्या करता है, पारस्परिक संभाषण करता है, पारस्परिक श्रुतलेख करता है, सामूहिक श्रुतलेख करता है, परस्पर पठनम करता है। तो देखिए इसमें आप पहले एक एक चीज को समझ लीजिए। इसमें क्या है, पारस्परिक पठनम पारस्परिक संभाषण में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ संभाषण करना। ठीक, एक दूसरे के साथ संभाषण। पारस्परिक श्रुतलेख में क्या होता है कि परस्पर सुनकर लिखना, और सामूहिक श्रुतलेख मतलब समूह में श्रुतलेखन करना, मतलब समूह में सुनकर लिखना, ग्रुप डिस्कशन करके। पारस्परिक पठन में एक दूसरे के साथ पठन करना। और पारस्परिक श्रुतलेख इसमें क्या होता है कि एक जोड़ी में कार्य की गतिविधि होती है जो विद्यार्थियों को इस तरह दी जाती है कि मतलब बच्चे किस उम्र के हैं उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें कार्य दिया जाता है। ठीक, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पारस्परिक श्रुतलेख, क्योंकि वो युगल बना रही है ना, दो दो लोगों का समूह बनाकर
और पढ़ने के ध्यानपूर्वकम पठित्वा तत् लेखितुम, पढ़कर लिखने के लिए कह रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रुतलेख, पारस्परिक श्रुतलेख हो जाएगा इसमें। बी नंबर राइट। 4 क्वेश्चन, पठन शिखर पाद क्रम पद्धतौ अध्येता। इसका अर्थ हुआ कि पठन के शिखर पाद क्रम पद्धति में अध्येता क्या कैसे होते हैं, पूर्णात अवयवान प्रति गच्छति, पूर्ण अवयवों को, मतलब जो चीजें पूर्ण हो गई हो, क्या कह रहे कि पूर्णात अवयवान प्रति गच्छति, पूर्ण से अवयवों की ओर जाना। ठीक है, उसके बाद बी नंबर क्या कह रहा है कि लंब मानम गच्छति, लंब मानम गच्छति मतलब लंब रूप हो जाता है, प्रस्यमानम गच्छति मतलब समस्तरीय, हॉरिजॉन्टल जानते होंगे आप लोग, वो ऐसा हो जाता है। फिर अवयवेभ्यः पूर्ण गति, पूर्ण प्रति गच्छति, अवयव से पूर्ण की ओर जाता है। तो देखिए इसमें आपका पठनस्य शिखर पाद क्रम पद्धति, इसमें होता क्या है कि शिखर पाद पद्धति में को क्या कहते हैं, अधोगामी उपकौशल कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पाठ का अर्थ स्पष्ट किया जाता है जो पूर्ण हो गया होता है, मतलब ऐसा पाठ जो पूर्ण हो गया होता है उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। फिर पाठ के बाकी छोटे छोटे जो अवयव होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, पहले अर्थ स्पष्ट किया जाता है, फिर जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। पहले पूरा पूरा पार्ट जो होता है उसको समझा जाता है, फिर छोटे छोटे घटकों का विभाजन कर अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको शिखरपाद क्रम कहा जाता है। ठीक, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूर्णात अवयवान प्रति गच्छति, पठन की शिखरपाद क्रम पद्धति में अध्येता जो होता है मतलब पढ़ने वाला जो होता है वो पूर्ण से अवयवों की ओर जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर। 5 क्वेश्चन देखेंगे। केचन बालाः कक्षायाम् अवरोधन करणात् भावात् न वन्दयति, एतद अस्ति। कुछ बालक कक्षा में अवरोध उत्पन्न ना हो अथवा भय लगता है इसलिए बोलते नहीं हैं। ठीक, ऐसा सोचते हैं कि कहीं अवरोध न उत्पन्न हो जाए, फिर उन्हें भय लगता है इसलिए वो बोलते ही नहीं। यह क्या है, परिवेशीय बाधा है, सामाजिक वाया मतलब समाज में आने वाली समस्या है, शारीरिक बाधा है, फिर मनोवैज्ञानिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो, मनोवैज्ञानिक बाधा। तो देखिए कुछ छात्र जो होते हैं मन में प्रश्न रखते हैं लेकिन वो टीचर के सामने नहीं बोल पाते हैं, इससे क्या होता है उनकी शंका का निवारण नहीं हो पाता है, उनके मन में डर होता है कि कहीं कुछ हो गया तो, मतलब उस डर के वजह से वो जो होते हैं बच्चे वो सामने अपनी चीज़ों को नहीं रख पाते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं। ये क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, छात्रों के भाषा विकास पर प्रभाव पड़ता है, बाधा होती है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी नंबर। ठीक, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। परिवेशीय मतलब आसपास परिवेश, परिसर में जो आने वाली समस्याएं होती हैं, समाज में आने वाली समस्या, समाज में बच्चा नहीं बोल पाता है। शारीरिक समस्या मतलब वो उसके शरीर में कुछ दिक्कत है, कष्ट है, चल नहीं सकता, ठीक है, या फिर हैंडीकैप है, वो किसी भी तरह की समस्या हो तो इसकी वजह से, इसमें राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है कि शिक्षार्थीनां त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षकः शिक्षार्थी की गलतियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् प्राप्त भर्तशेत
छात्रान् प्रोत्साहितुम् आशावादी प्रवृत्ति धारयेत छात्राणां दोषान् अधोरेखाङ्कितान् कुर्यात् छात्रस्य प्रत्येकं दोषस्य संशोधनं कुर्यात्। तो देखिए शिक्षार्थियों की जो त्रुटि संशोधन होती है उसके लिए बच्चों मतलब जो आपका जो शिक्षार्थी बच्चा है उसकी गलतियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। गलतियों के पुनरावृत्ति के कारण छात्रों को भर्त्सना करते हैं कि गलती हो गई, बार बार क्यों पूछ रहे हो चीज़ों को, उसकी भर्त्सना करते हैं मतलब उसकी अवहेलना करते हैं। या फिर सेकंड नंबर बी नंबर छात्रान प्रोत्साहितुम, इसको छोड़ देते हैं, सी नंबर देखते हैं। छात्रान दोषान अधोरेखांकित कुर्यान, छात्रों के दोषों को अधोरेखित करते हैं, तुमने ये गलतियां, तुम्हारा ये दोष है। या फिर छात्र से प्रत्येकम दोषस्य संशोधनम कुर्यात, छात्र के प्रत्येक दोष का संशोधन कर देते हैं। भर्त्सना मतलब उसको डांट फटकार लगाना, उसको चाहे वो मानसिक तरीके से मतलब उसको दंड देना, पीड़ित करना, उसको बोलना। और बी नंबर हमने छोड़ा था तो इसको देखिए, छात्र को प्रोत्साहित करेंगे, आशावादी प्रवृत्ति धार्यते, छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतु आशावादी प्रवृत्ति धारण करता है। तो शिक्षार्थी की गलतियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए, मतलब उनके मन में एक आशा जगानी चाहिए कि आप कर सकते हो। ठीक, उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उसका निवारण उनको करना चाहिए। तो सबसे पहले उनको प्रोत्साहित करनी चाहिए कि पहले आप करो, ठीक है, गलतियां होंगी तो हम उसको देखेंगे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको त्रुटि है तो त्रुटि में प्रोत्साहन देना, ये आपका राइट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक मान लीजिएगा एग्जाम में, बी नंबर राइट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन, अधस्तनेषु कतमं भाषा परिवारः भारते न विराजते। इसमें ऐसा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार भारत में से नहीं है। इंडी, तिब्बत वर्मन, अल्ताई, इंडो आर्यन। इंडो आर्यन में क्या होता है, इसमें संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ये सब आदि भाषाएं आती हैं। ठीक, तिब्बत वर्मन में क्या आ जाता है, या सीनो तिब्बत भारत परिवार से संबंधित है। ठीक, तिब्बत भाषा भी भारत परिवार से। इसमें पूछ क्या रहा है कि नहीं है। इसके बाद देखिए द्रविडियन में क्या जाएगा, इसमें मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन भाषाओं के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, इसमें रह क्या गया, ये द्रविड़ आ जाएगा आपका। ये थोड़ा आपका संस्कृत में आपको मिसप्रिंट हो गया है, द्रविड़ा। ठीक, ऐसा आएगा आपका। तो इसमें तिब्बत वर्मन में बता दिया, इंडो वर्मन में, द्रविड़ में। अल्ताई जो है आपका सी नंबर, अल्ताई जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अल्ताई आपका राइट हो जाएगा। अल्ताई भाषा परिवार में क्या था, तुर्की, मंगोल, तुनसुगी, जापानी, कोरियाई भाषाओं का अंतर्भाव होता है इसमें। ठीक, अल्ताई में नहीं आता है। द्रविड़ में बताया तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषाओं का अंतर्भाव होता है। और फिर तिब्बत भाषा परिवार से संबंधित है। इंडो आर्यन भी बता दिया, इसमें ये चीज़ें मतलब आती हैं, ये भाषाएं, मैथिली, सिंधी, नेपाली, ये सब सारी इंडो आर्यन में आती हैं। लेकिन जो अल्ताई है ये नहीं, तो राइट आंसर सी। 8 क्वेश्चन, पठनम नाम, पठन का नाम क्या है। अक्षराणाम शब्दानाम च कूट ज्ञानम, अक्षर शब्दों का कूट ज्ञान होना, अक्षर और शब्दों का गुण अर्थ समझ में आना, समझना। संपूर्ण शब्दावल्या अधिगम, संपूर्ण शब्दावली का ज्ञान होना। भाषा अधिगम, अर्थकरणम। तो पठन का अर्थ क्या होता है, पढ़ने का अर्थ हुआ कि बच्चा जो है उसके अर्थ को समझे। ये आपका ट्रिक समझ लो, ये आपका अगर पठन आया है उसके अर्थ में पूछ रहा है तो अर्थ जानना बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे राइट हो जाएगा कि पाठ के पठन विषय में उसका अर्थ समझना सबसे महत्वपूर्ण। केवल पढ़कर
शब्द को, एक एक शब्द को पढ़ना ये कोई बहादुरी की काम नहीं है। पढ़ना, पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकालना, ये आपका राइट हो जाएगा। आपका डी नंबर इसमें राइट। 9 क्वेश्चन, अनुमानम एव एकम उपकौशलम अस्ति। अनुमान एक उपकौशल है। अनुमान एक उपकौशल किससे संबंधित है? टिप्पणी करने से, पठन से, समूहकरण से, या फिर आपका डी नंबर सारांशकरणम से। तो अनुमान यह उपकौशल जो है आपका, ये टिप्पणी करने से नहीं आता है, समूह करने से नहीं आता है, सारांश करने से नहीं आता है, क्योंकि अच्छे पाठकों पर हुए अध्ययन ने अतिगामी उपयोग होने वाली कई रणनीतियों को पहचान की है, जिससे पठन अवबोध मतलब पठन को समझना कौन से स्तर तक हुआ उसका आकलन हो सके। इन्हीं रणनीतियों में से ये एक है अनुमान। अनुमान क्या है? पठन का एक, अनुमान क्या है? ये पठन का एक पार्ट है। ठीक है, अनुमान लगाना। तो आपका ये राइट हो जाएगा, बी नंबर। टिप्पणी, समूह, सारांश नहीं होगा। 10 क्वेश्चन देखेंगे। सुनीता या भाषा नियमानां रूपाणां च ज्ञानम, नियमानां रूपाणां च ज्ञानम अस्ति, एतेन तस्याः विकासः अस्ति। ये अस्ति है, ठीक, ती है यहाँ पे। एतेन तस्याः विकासः अस्ति, ऐसा कह रहे हैं कि सुनीता के को भाषा के नियमों और रूपों का ज्ञान है, इससे उसके कौन से वस्तु का विकास होगा। ठीक, भाषा के नियम, नियमानाम नियम, रूपाणाम रूप, और ज्ञान, नियम और रूप ज्ञान है। एतेन, इससे उसके, इसका कौन सा विकास, इससे उसके कौन से वस्तु का विकास होगा। भाषिक सामर्थ्य, बहुभाषिक सामर्थ्य, द्विभाषिक सामर्थ्य, संप्रेषण सामर्थ्य। बहुत सारी भाषा का सामर्थ्य होगा, द्विभाषा दो भाषाओं में सामर्थ्य में, संप्रेषण सामर्थ्य में, संप्रेषण मतलब एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करना। फिर भाषिक सामर्थ्य, ठीक है, भाषा का सामर्थ्य। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एक नंबर, भाषिक सामर्थ्य। ठीक है, व्यक्ति के अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है? भाषा होती है, और उसका जितना अभ्यास किया जाएगा वह उतनी ही निखरती जाएगी। ठीक है, क्षमता का विकास होता जाएगा। किसी भाषा को पढ़कर और उसको सुनकर ग्रहण किया जाता है। ठीक है, भाषा को पढ़कर और श्रवण करके उसको ग्रहण किया जाता है। लिखकर और बोलकर क्या किया जाता है? अभिव्यक्ति की जाती है। अभिव्यक्ति कैसे की जाती है? लिखकर, बोलकर, ये अभिव्यक्ति होती है। ग्रहण कैसे होता है? पढ़कर, सुनकर। इससे क्या होता है? ये ग्रहणात्मक है। ठीक, अब इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक नंबर, भाषिक सामर्थ्य। 11 क्वेश्चन आप देखेंगे। भाषा अधिगमार्थम निवेशित पाठस्य कृते प्रामाणिक ग्रंथस्य आवश्यकता किमर्थम भवति। भाषा अधिगमार्थम, भाषा अधिगम के लिए निवेशित पाठ के प्रामाणिक ग्रंथों की आवश्यकता क्यों होती है? एतेन अभिव्यक्तेः प्रामाणिकता प्रदर्श्यते, इससे अभिव्यक्ति में प्रामाणिकता प्रदर्शित होती है। एतेन लेखस्य, लेखकस्य परिचयः भवति, इससे लेखक का परिचय होता है। एतेन नवीन कार्य सर्जनम भवति, इससे नए कार्य का सर्जन होता है। एतेन स्वाभाविक भाषा प्रदर्शनम भवति, इससे स्वाभाविक भाषा का प्रदर्शन होता है। तो देखिए, भाषा अधिगम के लिए निवेशित, भाषा अधिगम के लिए निवेशित पाठ के प्रामाणिक ग्रंथों की आवश्यकता, इससे इसके स्वाभाविक भाषा का प्रदर्शन होता है। ठीक, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर।
स्वाभाविक भाषा का प्रदर्शन होता है। सुंदरी एकस्य अभ्यासकार्यस्य नियोजनं कृतवती। यस्मिन् सा प्रत्येकं पञ्चम शब्दस्य लोपं कृतवती। एतद् अभ्यासकार्यम् अस्ति। सुंदरी एक अभ्यास के नियोजन करती है जिसमें वह प्रत्येक यस्मिन जिसमें सा वह प्रत्येकम पंचम शब्दस्य लोपम कृतवती प्रत्येक पांचवें शब्द का लोप करती है। यह कौन सा अभ्यास कार्य है? व्याकरण परीक्षा है, लेखन परीक्षा, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा है, अनुमान कार्य है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। लोप कर रही है ना, लोप हो रहा है, तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति में तो लोप रहता है, तो राइट आंसर आपका सी नंबर। 13 क्वेश्चन देखेंगे। आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। ऐसा कह रहे हैं कि प्रथम नियमों का ज्ञान और उसके पश्चात उनका प्रयोग, यह कौन सा व्याकरण है? आदौ सबसे पहले नियम का ज्ञान, उसके बाद उसके प्रयोग का ज्ञान, ये किस व्याकरण के अंतर्गत आता है? अवरोहात्मक व्याकरण में आता है, नवीन व्याकरण में, व्याख्यात्मक व्याकरण में, अवरोहात्मक व्याकरण में। तो देखिए, नवीन व्याकरण में नया व्याकरण आता है, व्याख्यात्मक में विवरण देना, ठीक, व्याख्या करना। अब आरोहात्मक में आगमन विधि का ज्ञान होता है, ठीक। लेकिन अब आरोहात्मक में क्या हो जाएगा? आगमन विधि। इसका अर्थ हो गया आगमन विधि, याद रख लीजिएगा, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। आरोहात्मक, अवरोहात्मक में निगमन आ जाएगा, ठीक, निगमन विधि। तो यहाँ पर क्या है? नियम का ज्ञान, उसके बाद क्या है? उसको प्रयोग करना, व्याकरण। तो ये क्या है? अवरोहात्मक व्याकरण में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, ठीक, समझ में आया ना? अवरोहात्मक, ध्यान से पढ़िएगा इसको। अवरोहात्मक, ये आरोहात्मक, निगमन, आगमन। 14 क्वेश्चन। यात्रा वृत्तम एका विधा अस्ति। यात्रा वृत्त एक विधा है। कविता या समीक्षा या असंबद्ध, ये कविता में होता है, समीक्षा में होता है, असंबद्ध निबंध में होता है, साहित्य में होता है। तो यात्रा वृत्त किस में आता है? ये साहित्य के अंतर्गत आता है, ठीक। कविता, समीक्षा, असंबद्ध निबंध में नहीं होता है, ये साहित्य के अंतर्गत आता है यात्रा वृत्तांत, ठीक। 15 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे, इसमें क्या कह रहे हैं कि शब्दावली ज्ञानार्थम अधोलिखितम कथमम ना आदर्शभूतम। शब्दावली के ज्ञान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम आदर्शभूत नहीं है, ठीक। निगेटिव पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। समान विषय के शब्दानाम एकत्र अधिगमा। संदर्भ, पहला क्या कह रहे हैं कि आपका समान विषय होने वाले सभी का एकत्रित ज्ञान होना। संदर्भानुसारम, संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थानुमान लगाना। शब्दानाम अर्थरूपम कूटादिगमा, शब्दों के अर्थ रूप का कूट अधिगम होना। पृथकतया कठिन शब्दानाम अधिगमः। कूटाभिगम मतलब गूढ़ ज्ञान, गहन अध्ययन, ठीक। पृथकतया कठिन शब्दानाम अधिगमः, अलग अलग कर कर जो अलग से जो कठिन शब्द है उसका अधिगम, ठीक। पृथक मतलब अलग करना, जो कठिन शब्द है उसका अधिगम करना। तो देखिए, शब्दावली का ज्ञान में जो इसमें है वो, उसमें जो आदर्शभूत नहीं है वो हो जाएगा आपका डी नंबर, कि जो अलग शब्द हैं उसका कठिन शब्द, अलग जो कठिन शब्द है उसको ज्ञान करना, ये आपका राइट नहीं होगा, ठीक। मतलब ये इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट है, बट ये वैसे उचित नहीं है, क्योंकि आदर्शभूत में शब्दों का अर्थ रूप में कूटा मतलब गूढ़ ज्ञान होना जरूरी है। नवीन शब्दों का अर्थ अनुमान लगाना, संदर्भ में जो भी आए होते हैं वो भी आपका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समान विषयक शब्दों का एकत्र अधिगम करना, ठीक। समान
जो समान विषय होने वाले जो शब्द हैं उसका एकत्रित ज्ञान होना, ये आपका राइट हो जाएगा। मतलब ये तीनों सही हैं आपके, लेकिन ये रॉन्ग है, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है। तो डी नंबर राइट। इस तरह आपका ये 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज की क्लास में आपको 15 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो आगे की क्लास में आपको आगे भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप कमेंट में लिख सकते हो आपको क्या चाहिए, कौन सा कंटेंट आपको अभी भी चाहिए। तो मैंने मेरे हिसाब से आपको सारे कंटेंट ऐसे प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही कराई जाएंगी। तो आप सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, गद्यांश भी पढ़िए। गद्यांश भी आपका 10 नंबर मतलब बचाया हुआ है, वो आपको फ्री में मिलते हैं 10 नंबर, ठीक है। तो उसको तो ज़रूर पढ़िए। शिक्षण के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन गद्यांश जो होता है वो भी आपको फ्री में मिलते हैं। एग्जामिनर आपको फ्री में क्वेश्चंस देता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है बस। उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक बताए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।